हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और जो लास्ट का हम लोग का पार्ट था क्लास 6 का, उसमें हम लोगों ने डील किया था कि ये गुणनखंड क्या होता है, ये गुणज क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस देयर। जो भी उस वीडियो को नहीं देख पाया हो, एक्चुअली मैं क्लास 6 का लगभग 8 या 9 वीडियो डाल चुका हूँ। जो भी पिछले क्लास नहीं देख पाया हो ना, वो जाके प्लेलिस्ट में चले जाना। जो नॉलेज डिकोडर चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ हर एक वीडियो पर है। वैसे मैं क्या करूँगा ना, इस वीडियो के लास्ट में जो है ना, मैं एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा 6 का। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप प्लेलिस्ट पे चले जाओगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये हमारी पूर्ण संख्या क्या है भैया। पूर्ण संख्या सब तो देख लिए थे, सॉरी, संपूर्ण संख्या क्या है हमारी। ठीक है, देखो, संपूर्ण संख्या को बोला भी जाता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, इंग्लिश में समझो, थोड़ा इंग्लिश में समझना चाहिए, बुधियार हो तुम लोग। देखो, जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो 6 के सभी गुणनखंड क्या क्या होंगे बताओ। गुणनखंड निकालने के मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे 6 का निकालना है ना, क्या लिख सकते हो, 6 को 1 इंटू 6, फिर 2 में किससे मल्टीप्लाई 6 होगा, 3 से, फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिपीट हो गया ना, तो इतना दूर रुक जाना। मतलब क्या, 1, 6, 2, 3, यही अपना गुणनखंड होगा। वही लिखा हुआ है, देखो, 1, 2, 3, 6। ठीक है, गुणनखंड मस्त निकाल लिए। अब क्या करना है ना, आपको गुणनखंडों का योगफल ले लेना है। जितने भी आप गुणनखंड निकाले हो, 1, 2, 3, 6, सबको आप क्या कर लो, आप जोड़ लो। क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 6 कितना है अपना 12। ठीक है, 12 को आप लिख सकते हो ना, क्या ये जो अपना संख्या 6 था, इसको लिख सकते हो ना, क्या 2 × 6 लिख सकते हो ना भाई। जो 12 था उसको क्या लिख सकते हो, 2 × 6, अर्थात 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल 6 का 2 गुना है। और बेस्ट बात है, 2 गुना हो रहा है ना भैया। जैसे मान लो कि अपना 28 के सभी गुणनखंड निकालो। 28 के सभी गुणनखंड जब निकालोगे तो क्या क्या होगा बताओ। 28 के लिए गुणनखंड निकालने क्या होगा, कैसे बताया था बताओ। 1 × 28, 2 × 14, ठीक है, 3 से तो कुछ होना नहीं है, 4 से, हाँ 4 से होना है, 4 × 7 = 28। ठीक है, फिर 5 से कुछ होना नहीं है, 6 से कुछ होना नहीं है, 7 से होना नहीं है, 7 × 4। ठीक है, क्या क्या है, 1 28 आया, ठीक है, 2 और ये क्या अपना 14 आया, ठीक है, और 4 और 7 आ गया। मतलब ये अपना टोटल गुणनखंड इसका आ गया, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, अब वो क्या करना है ना, इस सब गुणनखंडों का आपको योग ले लेना है। तो ले लो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो आप जो 56 की, तो ध्यान से देना कि जिस संख्या का हम लोग गुणनखंड निकाल रहे थे, उसका जो गुणनखंड था, उसका जो योगफल लिए, वो जो है ना इस संख्या का 2 गुना आ रहा है। मतलब 28 का 2 गुना कितना, 56। देखो ना लिखा हुआ है। तो एक चीज यहां से सभी क्लियर हो रहा है कि संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर उसी को बोला जाता है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई कि अपना संपूर्ण संख्या क्या है। कुछ होता नहीं है भैया कि अगर किसी का भी आपको संपूर्ण संख्या निकालना होता है, सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो जो गुणनखंड का योगफल होगा वो उस संख्या का क्या होगा, हमारा 2 गुना होगा। तब आप उसको, उस संख्या को क्या बोल सकते हो, एक संपूर्ण संख्या, या इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो एक चीज आपको संज्ञान के लिए दे दूं, ये 6 और 28 यहाँ पे क्या है, संपूर्ण संख्या है। क्योंकि जैसे मैंने देखा 6 और 28 को जैसे ही निकाला था, इसके गुणनफलों का, सॉरी, इनके गुणनखंडों का जो योगफल आ रहा था वो हमारे संख्या का क्या था, 2 गुना था। यहाँ भी देखो, जब 28 की जब आप बात कर रहे हो, इसका जो भी गुणनखंड आया था, जब आप इसको मस्त तरीके से आप ऐड किए थे, मतलब जोड़े थे, वो जो 56 आया था, वो इस संख्या क्या था, 2 गुना, 28 × 2। समझ में आ रहा है। और एक चीज और आप याद रख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे मान लो क्या आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप 12 एक संपूर्ण संख्या है, तो सबसे पहले अगर संपूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, गुणनखंड भैया। तो निकालो गुणनखंड 12 का, कैसे निकलेगा बताओ। 1 × 12, 2 में क्या से मल्टीप्लाई करो, 2 × 6, फिर क्या करोगे, 3 में क्या से मल्टीप्लाई करो तो 12 का 4, फिर 4 में क्या से करो तो 4, 3, तो यहाँ रिपीट हो गया ना, 3 × 4, 4 तो यहीं रुक जाएगा। मतलब क्या, 1, 12, 2, ये क्या है अपना, बताओ, ये 2, 6 है ना, सॉरी, हाँ 2, 6, समझ में आ रहा है, 3, 4 समझ में आ रहा है। तो जब ऐड करोगे आप, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15 ये कितना, 15, 12 कितना हो गया बताओ, 15, 12 आ गया, 5, 2, 7, 2, 1, 3, 37, 37। क्या 12 का 2 गुना थोड़े है भाई, 12 का 2 गुना तो 36 होता, 37 थोड़े होता। तो आप लोग क्या बोलोगे कि 12 एक हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ से क्लियर होगा ना, समझ में आ गया कैसे करना है। 12 का हम लोग पहले गुणनखंड निकाले, 1 × 12, फिर 2 × 6, 3 × 4 या 4 × 3, तो कितना हो गया, 12, 1, 13, 13,
13 13 2 15, ठीक है 15, ये अपना क्या था 15 6 कितना होता है बताओ, 6 5 11 21, 21 प्लस 7। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा रुको, तो इस 1 मिनट को फिर से जोड़ के दिखाता है। 1 × 12 हो गया अपना, फिर हो गया 2 × 6, फिर 3 × 4, फिर 4 × 3। समेशन ले लो सबका, तो 1 क्या क्या होगा बताओ, हो जाएगा 1 + 12, यहाँ से हो गया, ठीक है ये कोमा है, सॉरी ये कोमा है, फिर 2 + 6 + 3 + 4, मतलब 1 + 12 कितना हो गया 13, 13 2 15, 15 15 6 कितना होता है 15 5 20 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 4 3 7, तो 21 और 7 कितना होगा बताओ 28, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली में क्या आ रहा था 28 आ रहा था, लेकिन चूंकि 12 क्या होता है 12 का दोगुना थोड़े है भाई, जब संख्या का दोगुना होगा तभी तो संपूर्ण संख्या मानेंगे। तो आप लोग क्या बोल दोगे ये 12 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया ना कैसे किए, पहले गुणनखंड तोड़े, फिर जितना भी इसका अपवर्तक था, अपवर्तक क्या क्या होगा बताओ, गुणनखंड एक होगा अपना क्या क्या होता है बताओ, एक होगा 1, एक होगा 12, एक होगा 2, एक होगा 6, एक होगा 3, एक होगा 4, जोड़ लो 4 3 7, देखो ऐसे देखो 12 1 13, 13 2 15, समझ में आ रहा है 15, ये कितना था 6, 15 6 कितना होता है बताओ, 6 15 5 21, 21 21 प्लस 4 3 7 कितना हो गया 28। तो ये जो आपका 28 है ना, वो 12 का दोगुना थोड़े, 12 का दोगुना 24 होता है, मतलब ये हमारा संपूर्ण संख्या नहीं है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जो हम लोग का 1 से 100 के बीच में जो होता है ना, 1 से 100 के बीच में आपको केवल दो ही संपूर्ण संख्या माना जाता है, जैसे 6 और 28। ये भी चीज आप याद रख सकते हो, ये 6 और जो 28 है ना, ये 1 और 100 के बीच में जो है ना, यही दो संपूर्ण संख्याएं हैं। जैसे और जो भी संख्या निकालोगे ना, तो उनका गुणनखंड जो आप गुणनखंड निकाल के उसको जो ऐड करोगे, वो आपका संख्या का दोगुना नहीं आ पाता। तो आप ये चीज याद भी रख सकते हो कि 6 और 28 ऐसी संख्या है 1 से 100 के बीच में, वो हमारी क्या है, एक परफेक्ट नंबर, एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो आपको एक संपूर्ण संख्या कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि भाज्य संख्या, जो मेन पॉइंट मिला हम लोग का, अब वो चलते हैं कि अब भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि भाज्य संख्या को बोला जाता है संयुक्त संख्या, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना कि भाज्य ना लिख के आपसे पूछ देगा कि संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो वहां पे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए सब पढ़ा रहा हूं। भाज्य संख्या को ही बोला जाता है संयुक्त संख्या, ठीक है। और जो अभाज्य संख्या है उसी को हमारे को बोला जाता है क्या, रूढ़ संख्या। समझ में आ गया। अब देखो, अब बताओ कि संख्या 1 2 3 अपना 4 5 6 7 8 से लेके 9 तक दिया हुआ था, आपको क्या निकालना, सबका गुणनखंड निकालते चले जाओ। 1 का क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। 2 का क्या होगा, 1 2 होगा। 3 का क्या होगा, 1 3 होगा। 4 का क्या होगा, 1 2 4 होगा। 5 का क्या होगा, 1 5 होगा। 6 का क्या होगा, 1 2 3 6 होगा। 7 का क्या होगा, 1 7 होगा। 8 का क्या होगा, 1 2 4 8 होगा। 9 का क्या होगा, 1 होगा 3 होगा 9 होगा। जो गुणनखंड का तरीका है उस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है। जो भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से मैंने गुणनखंड को लिखा है, वो आप लोग लास्ट लेक्चर देख लो, आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मस्त एक हर पॉइंट का हम लोगों ने गुणनखंड लिख लिया, ठीक है। अब समझो ध्यान से, तो जब आप ध्यान से देखते हो ना, तो एक चीज आपको कॉमन दिखती है कि भैया क्या कॉमन है, कि जितने भी आप हर पॉइंट का, जो हर संख्या का जब गुणनखंड निकाल रहे हो, तो एक चीज देख रहे हो कि हर में आपको एक इंक्लूडेड है, ठीक है। देख लो, हर में एक इंक्लूडेड है, हर संख्या के गुणनखंड में आपका एक क्या है, इंक्लूडेड है। तो इससे हम लोग का ये पता चलता है ना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि क्या कोई ऐसी संख्या है, मतलब कि जिसका कोई गुणनखंड, क्या एक अगला इसको ये पूछा जा सकता है कि क्या पूछेगा कि एक जो है क्या किसी का गुणनखंड नहीं भी हो सकता, तो आप क्या बोलोगे, गलत है, क्योंकि भाई एक तो सबका गुणनखंड है ही है। समझ रहा है बात। उसी तरीके से देखो, हर पॉइंट का गुणनखंड हम लोग मस्त तरीके से निकाल लिए। अब देखो ध्यान से, अब एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से, उपयुक्त सारणी को देखने से हमें पता चलता है कि 3 तरह की संख्याएं हैं। देखो, जो ओवरऑल हम लोग ऊपर का जो देख रहे हैं, ये देखे ये देखे ये देखे, जो हर चीज का देख रहे हैं संख्या, उससे ये पता चल रहा है कि अपना जो गुणनखंड आ रहा है ना, गुणनखंड जो कर रहे हैं, या तो किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, फिर किसी का 4 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये चीज, इससे एक निष्कर्ष निकल सकता है
कि हम लोग 3 तरह की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं जिनका केवल एक गुणनखंड हो, जैसे मान लो 1 है जिसका एक केवल गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, और तीसरा आप लिख सकते हो कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप ये टेबल देख के पता कर सकते हो कि या तो एक गुणनखंड होगा किसी अंक का, किसी संख्या का, सॉरी किसी का 2 गुणनखंड होगा और किसी का 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा। वही चीज मैं तीनों चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट बात करते हैं। अब बताओ कि जिनका केवल एक गुणनखंड है वो कौन है, बताओ। यहाँ से देखो, जिनका केवल एक गुणनखंड है वो कौन है, एक खुद है। एक का एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है, इस तो समझ में आ रहा है, मतलब ये हुआ एक। तो जिनका केवल गुणनखंड क्या है, एक है, वह है एक। तो एक जो है ना, ये ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थंबनेल में मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो एक है ना अपना भाई, एक, ये ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। इसलिए मैं थंबनेल में देखा होगा तो लिखा होगा कि एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। भैया ये कोई नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्योंकि एक ना ही हमारा भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, अब समझो अगला, अगर जिनका 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, ये चीज समझो, अगर जिनका केवल 2 गुणनखंड हो उस संख्या को बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या को और क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या को और रूढ़ संख्या। ठीक है, तो जिनका केवल 2 गुणनखंड हो ना, केवल 2 गुणनखंड, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल जैसे 2 गुणनखंड है ना, तो इसमें से एक चीज आप याद रख सकते हो कि एक तो होगा ही उसमें एक गुणनखंड, और दूसरा आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब एक तो होना ही है। मतलब 2 गुणनखंड तो होना है, 2 में से आपको एक तो सब में डिविजिबल होगा ही, सब में डिवाइड कर ही देगा, तो एक तो होगा ही, और दूसरा कोई और एक होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में, अगर आप अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल लो, कि अगर मान लो 2 एग्जाम्पल है, 2 की बात करते हो तो क्या होगा बताओ, गुणनखंड इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास कितना है, 2 ही तो गुणनखंड है। आप क्या बोल सकते हो, 2 एक हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या। 2 को बोल भी सकते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पी भी बोल सकते हो ना भैया। फिर 3 है, 1 और 3, फिर 5 है, 1 और 5, 7 का क्या गुणनखंड है, 1 और 7, 11 क्या बोलोगे, 1 और 11, 13 क्या बोलोगे, 1 और 13, 17 क्या बोलोगे, 1 और 17 गुणनखंड है। तो मतलब कुल मिला के आप देख रहे हो कि 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, इन सब का जितना भी गुणनखंड आ रहा है वो बस 2 ही आ रहा है। एक और जो भी आ रहा है वो अपना खुद की संख्या आ रहा है, मतलब 2 ही गुणनखंड आ रहा है। तो जब भी याद रखना कि केवल 2 गुणनखंड आए तो एक चीज हमेशा याद रख लो कि वो हमेशा अभाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 था, ये सब टोटल क्या है हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि इन सब संख्याओं का जो है वो जो हम लोग का गुणनखंड होता है केवल 2 है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप सीधा बोलना क्या, 2 है। ठीक है, अब समझो आगे। अब अगर जिनके केवल 2 गुणनखंड है वो तो समझ में आपको आ गया था कि भैया 2, 3, 5, 7 वो हमारा अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर जिनके 2 से अधिक हो गए ना, 2 से अधिक गुणनखंड जैसे ही हुआ तो वो हो जाता अपना संयुक्त संख्या, या इसको क्या बोल सकते हो आप बताओ तो जल्दी से, भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो 4, 6, 8, 9, 10, कैसे देखो 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो, 1 भी गुणनखंड है, 2 भी है, आपको 4 भी है, मतलब क्या 3 गुणनखंड है। 2 से ज्यादा हो गया ना भैया, क्या है डेफिनेशन क्या है, अभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या का डेफिनेशन है कि 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 आ गया। जैसे 6 है तो क्या बोलोगे, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर खुद 6 भी तो है, मतलब 4 है, मतलब 2 से अधिक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या आप बोल सकते हो। तो फाइनली आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। देखो तो एक तो कुछ है नहीं, मैं पहले ही बता दिया, अगर जिनका केवल 2 ही गुणनखंड रहे, केवल 2 ही गुणनखंड, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड रहे उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। सॉरी यहाँ पे देखो, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उससे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। ठीक है, तो आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि कंफ्यूजन वाली बात कोई नहीं है कि इसमें भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या। अगर 2 रहेगा केवल गुणनखंड तो वो हो जाता है हमारा क्या, अभाज्य संख्या। अगर 2 से अधिक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मस्त भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना आप ध्यान से, एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखो जैसे मान लो 3 और 5 के बीच, जैसे 3 क्या है बताओ, अब तुम बताओ जल्दी से, 3 क्या है, 3 में अगर गुणनखंड करो तो 1 होगा, 3 होगा, मतलब 2 ही है, तो मतलब आप बोल सकते हो ये अभाज्य संख्या है। अगर 5 से आपसे अगर आपसे 5 के बारे में पूछे तो 5 को गुणनखंड करो जल्दी से,
क्या क्या एक एक होगा, एक 5 होगा, मतलब 2 ही गुणनखंड है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है, मतलब ये भी अभाज्य के बीच केवल एक क्या है, 3 और 5 के बीच में क्या है, मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। तो जब ऐसा सीन बने ना, ऐसे समझ लो, यहाँ पे अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य, अगर बीच में भाज्य आ जाए तो इसको बोला जाता है अभाज्य युग्म। क्या बोला जाता है? अभाज्य युग्म। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा ना पॉइंट? जैसे मान लो 5 और 7 है, 5 क्या है, 5 को जब करोगे गुणनखंड तो क्या होगा बताओ? इसका 1 होगा, 5 होगा, 2 गुणनखंड है तो मतलब अभाज्य है। 7 का भी करोगे तो 1 और 7, मतलब ये भी क्या है अपना, अभाज्य है। और जब 5 और 7 के बीच में देखते हो तो क्या आता है, एक 6 आता है। लेकिन जब 6 की बात करते हो तो 6 अपना क्या है, भाज्य है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, एक तरह से 5 और 7 क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक अभाज्य युग्म। उसी तरह से 11 13 के बीच केवल एक भाज्य संख्या है, उसको भी आप लोग क्या बोल सकते हो बताओ? उसको भी आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये भी हमारा अभाज्य युग्म है। इसलिए एक तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि इस प्रकार अभाज्य संख्याओं के जोड़ों को जिनके बीच केवल एक ही मतलब समझ लो, एक ही भाज्य संख्या हो, अभाज्य युग्म कहलाता है। ठीक है, इस चीज से डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। मतलब क्या, 2 अभाज्य के बीच में अगर एक भाज्य आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन देखोगे 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, 100 से कम मतलब जो भी लेना है 100 से कम लेना है, 5 क्रमागत मतलब 5 लगातार संख्या ऐसा लिखना है जो संयुक्त संख्या हो। संयुक्त संख्या क्या बोलते हैं बताओ? भाज्य संख्या बोलते हैं। लिखाया है ना भाई, देखो यहाँ पे, देखो जो संयुक्त संख्या यहाँ पे क्या बताते हैं, देखो ध्यान से, जो संयुक्त संख्या होता है हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या की ये बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो हमको भाज्य संख्या देखना है क्या, 5 क्रमागत। भाज्य संख्या अगर 5 क्रमागत देखो तो लगातार, अगर ऐसे देखो 1 2 3 4 5, इसमें 2 तो अभाज्य भी आ गया तो ये तो नहीं होगा। इसी तरह से मान लो 5 6 7 8 अगर लिखते हो तो फिर 5 जो है ना बीच में अभाज्य आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। इसे मान लिखो कि 7 5 7 8 9 तक लिखो तो ये भी तो नहीं होगा। फिर मान लो कि 5 के बाद कहाँ तक लिखोगे बताओ? 1 2 3 4 तक लिख दिए, 1 2 तो 5 तक लिखे, फिर 5 से आप 10 तक लिखोगे, खत्म बात। ठीक है, तो 10 तक तो आपको होना है नहीं। फिर 10 के बाद क्या लिखोगे, 11 12 13 14 15 लिखोगे, 15 तक लिखोगे ना भाई, क्योंकि 5 5 लेना है। फिर भी जो यहाँ पे आप 11 देखोगे, 11 अपना क्या है बताओ? 11 फिर अगेन आपका क्या देगा, अभाज्य संख्या। लेकिन ये तो बोल रहा है कि 5 क्रमागत भाज्य संख्या मेरे को चाहिए, तो ये भी पोर्शन वाला नहीं आने वाला है। 15 तक गए थे, 15 के बाद क्या लिखोगे, 15 के बाद क्या लिखोगे, 16 17 18 19 20 तक लिखोगे। इस बीच में आप फिर से देखते हो कि 17 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो मतलब हमको तो चाहिए क्या, भाज्य संख्या 5 लगातार, तो ये भी नहीं है। फिर देखो 20 के बाद क्या लिखोगे बताओ, 21 फिर 22 फिर 23, फिर 23 जैसे ही आया फिर से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि नहीं आएगा। मतलब अब देखो ध्यान से कि तो हम लोग का 24 25 तक तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि 25 से लो, जैसे 25 26 27 28 1 2 25 26 27 28 29, आपको क्या लेना है, क्या 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। जैसे मान लो 25 26 27 28 लिखे। ठीक है, अगर मान लो अगर इस तरह से देखते हैं यहाँ पे, तो एक चीज समझना, अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अगर 25 26 27 28 29, तो 29 फिर से अगर क्या आ रहा है, फिर से आपको 29 क्या जा रहा है, हमको अभाज्य संख्या, तो 29 छोड़ देना है। इससे अगर 25 से थोड़ा सा पहले अगर देखते हो अपन, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, देखो थोड़ा सा समझना, मजा आएगा। देखो देखो जैसे हम लोग अंदाज लिए कि 25 26 27 28 29, 29 फिर से हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो इसको तो लेना नहीं, हमको तो टोटल भाज्य लेना है। तो हम लोग को 4 ऐसा संख्या आ गया जो भाज्य है, 25 भी है 26 भी है 27 भी है 28 भी। अगर थोड़ा सा पहले अगर जाओ, 25 से पहले एक 24 ले लो, अरे हाँ यार 24 भी भाज्य है, 25 भी भाज्य है, 26 भी भाज्य है, 27 भी भाज्य, 28 भी भाज्य है भाई। मतलब क्या पूरा का पूरा क्या है अपना भाज्य संख्या का एक क्या आ गया आपको, युग्म, एक क्रमागत आ गया ना भैया, जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताओ कि 24 से लेकर के 28 तक कोई अभाज्य संख्या दिख रहा है क्या? नहीं, सबका जितना भी है 24 25 26 27 28,
इनमें सबका जो है ना वो क्या कहते हैं गुणनखंड जो है उनको 2 से ज्यादा ही है, मतलब टोटल भाज्य संख्या। मतलब क्वेश्चन जो बोल रहा था कि हमको 5 क्रमागत भाज्य संख्या चाहिए, तो वो क्या क्या होगा बताओ, तो फाइनल यहाँ पे लिख देता हूँ। वो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा बताओ, 24, 25, 26, 27, 28, 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5, मतलब 24 से लेकर के आप 24, 25, 26, 27, 28 तक जा सकते हो। यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ आया ना? इस तरीके से आप क्वेश्चन के अप्रोच लेना है। सबसे पहले शुरू किए कि 1 2 3 4 5 तक लिए, वहां दिक्कत हो रहा था, 5 से फिर 10 लिए, वहां दिक्कत हुआ, फिर 5 से 15, 10 से 15 लिए, वहां दिक्कत हुआ। समझ रहे हो ना, मतलब बात समझ रहे हो ना। 15 से 20 लिए, वहां दिक्कत हुआ, 20 से 25 लिए, वहां दिक्कत हुआ, 25 से 30 भी लिए, 25 से आप 30 भी लिए, लेकिन वहां पे बीच में 29 आ जा रहा था, तो 29 तो होता नहीं। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाए कि यार 28 तक इधर रखो, 29 तक 29 30 जाओ ही मत, 28 तक इधर रखो, इधर थोड़ा सा एक 24 बढ़ा के ले लो। इससे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि ये 24 से लेकर के 28 तक ऐसा एक क्रम बन रहा है कि जिसमें टोटल अपना भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो कि क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। आप बताओ सोच के कि कोई ऐसी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो, तो आप सीधा बोलोगे नहीं, ऐसी भाई कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा बंदा है ना जो हर संख्या का गुणनखंड है। एक ऐसा बंदा है ना जो हर संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अभाज्य युग में समझ में आया था। अभाज्य युग कुछ नहीं होता कि 2 के बीच में ये होता है, जैसे मान लो कोई पूछेगा कि 1 से 3 के बीच में है क्या, तो हाँ बोलोगे हाँ सर है। इसी तरह से 3 से 5 के बीच में है क्या, तो हाँ बोलोगे ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, एक भाज्य सही है। जैसे मान लो कि पूछेगा कि 5 से 7 के बीच में है क्या, हाँ बोलोगे यहाँ पर है सर। जैसे मान लो कि आपसे पूछेगा कि 7 से 9 के बीच में है क्या, लेकिन यहाँ जब 7 से 9 के बीच में आप देखने जाते हो, 7 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अपना युग्म फॉलो नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? जिससे मान लो फिर 9 से 11 लोगे, फिर 9 से 11 में फिर से क्या 9 नहीं है अपना क्या अभाज्य संख्या, तो ये भी युग्म नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे देखो कि 3 से 5, अब 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 नहीं लिया, डायरेक्ट 11 से 13 लिया है। समझ रहा है ना? क्योंकि जो 7 से 9 है उसमें 9 हमारा क्या आ जा रहा है भाज्य संख्या, और 9 से 11 में हमारा 9 आ जा रहा है क्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या, इसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक हर एक पॉइंट क्लियर हो गया इस लेक्चर में कि हमारा भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, और अभाज्य युग्म क्या होता है। 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या होता है, और आपका एक संपूर्ण संख्या क्या होता है। हर एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अगर मजा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और यार बंदे को लाओ, देखो 6th का मैं लगातार लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ, बंदे को लाओ, ज्यादा से ज्यादा बंदे को लाओ, और उतना मजा आएगा, क्योंकि हम लोग IIT NIT के बंदे ना बंदे चाहते हैं, तब और मोटिवेट होकर पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है ना, तो चलो आज का वीडियो ब्रो इतना रखते हैं। चलो ओके, थैंक्स, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स।